अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। यूँ तो दोस्तों जून के महीने का आगाज़ हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसका ऑफिशियली और रिपोर्ट के एतबार से जो आगाज़ होगा वो कल से होने जा रहा है। यानी कि एक ऐसा वीक जिसमें मुकम्मल डाटास यहाँ पर हमारे सामने आने वाले हैं और मार्केटों को एक नया दौर मिलने वाला है। जैसे कि आपने रिसेंट वीक की क्लोजिंग देखी, उसके अकॉर्डिंग अब नया हफ्ता यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चेंजिंग्स लेकर आएगा, जिसके प्री इम्पैक्ट्स हम पहले ही देख चुके हैं। तो दोस्तों आज है संडे का दिन। संडे के दिन बहुत ही ज़्यादा ऐसा चांस होता है कि ख़बरों का जो गलबा होता है वो बहुत ही कम रहता है। तो हम लाजमन हमनी संडे की वीडियो में एक अदद एजुकेशनल पॉइंट को रेज करते हैं ज़रूरत के तहत। तो आज की वीडियो मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें क्रिप्टो मार्केट के और कमोडिटी के एनालिसिस तो हम करेंगे ही, लेकिन मैं एक हफ्ता पहले आपको अलर्ट देने जा रहा हूँ कि इन डाटास का मार्केट में क्या असर रहेगा। अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को पूरी तरह देखिएगा और अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर कर लीजिएगा जो दुनिया भर की इंटरनेशनल अफेयर्स को और अपडेट्स को जानना चाहते हैं और उसी के साथ अपना कोई नया कदम ट्रेड्स की दुनिया में रखना चाहते हैं। रिक्वेस्ट होगी तमाम दोस्तों से कि वीडियो अगर आपको लगे कि आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके किसी भी हक में फ़ायदेमंद रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहले तो आगाज़ करते हैं कि 8 जून तो होगा नॉन शेड्यूल, लेकिन मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो चीज़ें आपको अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती। 8 जून यहाँ पे ऑफिशियली तो नॉन शेड्यूल्ड है, लेकिन 8 जून को हमें मिलेगी यहाँ पर दोस्तों बाकायदा तौर पे CME गैप की परफॉर्मेंस। CME गैप हमें साबित करता है और प्रूव करता है उस वॉल्यूम को जो फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग के बाद हमारे सामने नहीं दिखाई देता, क्योंकि लोग ज़्यादातर चले जाते हैं ऑफ डेज़ की तरफ, छुट्टी की तरफ, मार्केटों का मुंह नहीं देखना चाहते, पूरी तरह छुट्टी इंजॉय करते हैं और पीर की सुबह यानी कि पाकिस्तान के जिसे हम मोस्टली 3:10 के टाइम को सहरी का टाइम कहा जाता है, तो आप दुनिया के जिस भी मुल्क में बैठे हुए हैं इस टाइम का कंपैरिजन कर लीजिएगा। इस टाइम पे मार्केटें ओपन होकर CME गैप परफॉर्मेंस करना शुरू कर देता है। इसी के साथ साथ हमारी जो मेन फोकस होगी इस दरमियान इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे होनी चाहिए, DXY इंडेक्स पे होनी चाहिए, जिसका मैं अब रोज़ाना की बुनियाद पे तजिया शेयर करता हूं। अगर आप में से किसी दोस्त को नहीं पता तो आप हमारी रोज़ाना की कोई भी वीडियो देखते रहें, इंशाल्लाह आपको रोज़ाना की बुनियाद पे इंशाल्लाह नॉलेज हासिल होता रहेगा। इसी के साथ दोस्तों 9 जून को हमारे सामने आने वाली है एक US ट्रेड बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट यहाँ पर अगर वॉल्यूम को कम साबित करती है, खास करके जो मई की होगी, ठीक है, क्योंकि अब हम जून में बैठे हैं तो रिपोर्टें मई की होंगी, और एग्जिस्टिंग होम सेल्स इनमें अगर कमी आती है तो मार्केटें यहाँ पर मंगल के दिन वॉलेटाइल होंगी। बड़ा दिन कंसीडर किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 10 जून। CPI, कोर CPI ईयर ओवर ईयर सारी रिपोर्ट दोस्तों आएगी और इवन के मंथली US फेडरल बजट को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जून का महीना हर मुल्क के बजट के एतबार से बड़ा अहम है। पाकिस्तान में भी बजट की तैयारियां हो रही हैं। याद रखिएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर प्राइस को यहाँ पर बढ़ाने की बातें हो रही हैं, जो ऑलरेडी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 278, 279 और समटाइम 280 के करीब देखने को मिलता है। 10 रुपये का इजाफा यहाँ पे डिस्कशन में ज़ेरे बहस आ चुका है। होगा या नहीं होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। आगे आते हैं दोस्तों 11 जून पे। 11 जून को हमें इनिशियल जॉबलेस क्लेम तो देखने को मिलेगा ही जुमेरात के दिन, लेकिन एडवांस में हमारे साथ एक और चीज़ ऐड कर दी गई है, PPI रिपोर्ट, PPI ईयर ओवर ईयर, PPI ओवर ईयर के साथ इसकी कोर की रिपोर्ट। अच्छा, अब मसला ये है कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक दिन में एक रिपोर्ट आ जाती थी, आजकल एक दिन में 2-2 रिपोर्टें हैं। तो ये जुमेरात का दिन बड़ा ही अहमियत का हामिल होगा। अब आ जाते हैं लास्ट में जुमे की तरफ, कंज्यूमर सेंटीमेंट प्रीलिम। ये बहुत अहम दिन होता है, आपने इसका नाम बहुत कम सुना होगा। CSM रिपोर्ट, ये बहुत ही कम लोगों को इस बारे में मालूमात हासिल थी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने इकोनॉमी के शेड्यूल में इस डाटा को भी ऐड कर लें। जुमे के दिन हालांकि वो क्लोजिंग कंसीडर की जाएगी, लेकिन अहमियत का हामिल होगा, और जो तोड़ फोड़ CPI PPI ने करनी होगी, मार्केटें उस वक्त अपनी तोड़ फोड़ कर चुकी होंगी। चलें दोस्तों, ये तो हो गया आने वाला डाटा। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ,
जिस सीज़ फायर का डंडोरा पीटते पीटते गले फट गए लोगों के, वो सीज़ फायर धड़े का धड़ा रह गया है। और अब से कुछ ही देर पहले एक खबर मिली है, क्योंकि मैं ऐसी खबरों को ऑफिशियली शेयर करना पसंद नहीं करता, ठीक है ना, इसका हमारे समझने के एजुकेशनल पर्पज से कोई ताल्लुक है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि ऑयल प्राइसेस अब दरमियान में हड्डी बन गए हैं। अगर आज इसी वक्त ऑयल प्राइसेस का जो फंडा है वो ख़त्म हो जाए, तो शायद मैं आपके साथ जियोपॉलिटिक्स की खबरें भी शेयर करना छोड़ दूं, क्योंकि सीधी सी बात है, मार्केटों का उससे जब इम्पैक्ट नहीं था तो नहीं था, अब है तो उसे शेयर किए बगैर आगे बढ़ना महज एक बेवकूफ़ी और जहालत बन के सामने आता है। तो दोस्तों, इस वक्त वो जो सीज़ फायर लेबनान और वगैरह वगैरह का देखने को मिल रहा था, वो तेज़ी पकड़ गया है, यानी कि टूट चुका है वो, और एक दूसरे पर लान तान हमला ये सब शुरू हो गया है, पीक पे है। तो कहा यह जा रहा है कि जो इंडेक्स के बाद अब DXY जो है वो मूव करेगा, तो ऑयल प्राइसेस यहाँ पर अचानक फिर 95 से ज़्यादा तजावज़ कर सकते हैं। लिहाजा हमने जब क्लोजिंग देखी, ये मैं आपको बता दूं, तो उस वक्त ऑयल प्राइसेस बुरी तरह क्रैश कर चुके थे। 97 से WTI जो है क्रैश करके 90.38 पे आ चुका था, ठीक है जी। और उसका इम्पैक्ट हमने ये देखा कि गोल्ड को या क्रिप्टो मार्केट ने उसका कोई असर ही नहीं लिया। तो अब पीर वाले दिन ले लेता है, तो सिवाय ये चालबाजी की और कुछ भी नहीं है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट, और पिछले 12 घंटों में एक अच्छी खासी कैपिटलाइजेशन का मार्केट में इजाफा हुआ है। हम 2.16 से निकल के 2.22 पे पहुंचे हैं, और डोमिनेंस में भी यहाँ पे 0.10% का इजाफा देखने को मिल रहा है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें जी कैश देखने को मिलता है दोस्तों, और जी कैश इस वक्त अपना रिकवरी लेवल के अतबार से 416 तक का हाई प्रोवाइड कर चुका है। दोस्तों, इसमें कुछ मसला था जी कैश के डेवलपर्स का, लिहाजा वो सोल्व हो गया है, जिसकी वजह से रिकवरी दिखाई दे रही है। कुछ व्यूवर्स का कहना था कि उस्मान भाई, पहले आप एक एक टोकन की खबर साथ साथ प्रोवाइड करते थे या सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करते थे। देखिए दोस्तों, इस वक्त ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, इसमें मैं इतनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा कि आप किसी और टोकन की खबर भी साथ शेयर करने की गुंजाइश नहीं है। मसरूफियत की वजह से इस वक्त तीसरी वीडियो मैं मुकम्मल तौर पे फ़िलहाल नहीं बना रहा, लेकिन आपसे वादा है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम तीसरी वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट चाहिए, जो साथ रही तो इंशाल्लाह उसे हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। एनीवे, इस वक्त जी कैश को जो है दोस्तों, जो प्रॉब्लम का सामना था वो सॉल्व होती सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, वो BTC जो मिडनाइट में 60,000 को भी ब्रेक होने करने के लिए बिल्कुल तैयार था, उसने अपने अंदर 2000 की रिकवरी शो की। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये रिकवरी सिर्फ टेम्पररी है, इसलिए कि प्रेशर अभी भी 60,000 की तरफ कुछ कम नहीं हुआ। यूं समझ लें कि मार्केट को एक सांस मिला है थोड़ा बहुत। पिछला पूरा हफ्ता, मतलब कि 5 दिन मार्केट के क्रैश के थे, ये आप मेरे ख्याल से कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन ये किस्तों किस्तों वाला क्रैश था। एनीवे, अभी मार्केट 62,490 तक पहुंची है। अभी भी इसका सफ़र बहुत लंबा है दोस्तों, बिकॉज़ ये सपोर्टें जो हैं बड़ी कमज़ोर हैं। आपको पूरा पता होगा कि हाईली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है वो क्या होती है, वो इस तरह की होती है, मतलब अगर वो ग्रीन कलर की हो तो। सो वी स्टिल नीड दिस काइंड ऑफ स्टफ, ओके। तो 64,500 से 64,800 ही एक ऐसा लेवल होगा जो मज़ीद क्रैश को डिले कर देगा, ख़त्म नहीं कर सकता, ज़हन में रखिएगा, डिले कर देगा। और यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस भी रहेंगे। व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द टेम्पररी सपोर्ट। सो गाइस, टेम्पररी सपोर्ट हम 60,000 को ही कंसीडर करेंगे। BTC के पास अभी भी कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि 60,000 जब तक अगले 48 घंटे मज़ीद, खास करके वर्किंग डेज़ के पूरे नहीं करता, ये एतमाद हासिल नहीं कर पाएगा। इथीरियम जो 1600 को दोस्तों यहाँ पर पा लेने के लिए तरसा हुआ था, आज 1623 तक पहुँचा। सपोर्ट 1550 की इसने बरकरार रखी। ऐसे में एक बात मत भूलिएगा कि इथीरियम ने पिछले वीक जो कंप्लीट क्रैश शो किया है, वो दोस्तों कुल मिलाकर के $550 का क्रैश है। ये इथीरियम का अब तक का सबसे बड़ा क्रैश है। इथीरियम इससे पहले 8800 के भी अगर क्रैश आए हुए हैं, तो जैसे ही क्रैश थमता था तो उसमें से तकरीबन 400 की रिकवरी तो पहले घंटे में ही हो जाती थी। लेकिन इस बार ये जो 500 का क्रैश आया है, इसमें रिकवरी अब तक की
हैरान कुन है, मतलब सिर्फ $116 की। तो लिहाजा इथीरियम में कुछ यहाँ पे खौफ्स रह जाती हैं। सपोज़ अगर हम 1625 से 1638 तक की सपोर्ट बना लेते हैं, नॉट रेजिस्टेंस, सपोर्ट बना लेते हैं, तो इथीरियम के लिए पीर का दिन यानी कि मिडनाइट जो है वो खुशाइंद हो सकती है, मतलब 1665 से 1675। लेकिन इस दौरान रिजेक्शन का एलिमेंट ना भूलिएगा। किसी भी पीक लेवल से अंडर द 1700 रिजेक्शन इथीरियम में दोबारा आ सकती है और टेम्पररी सपोर्ट इसमें 1550 की ही है। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। आगाज़ करते हैं दोस्तों अब BNB से, जो अपनी सपोर्ट को बरकरार रखे हुए सीधा 592 तक पहुंचा है। ये एक इतना बड़ा गैप फिल करने निकला है जो इसके लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर हम 743 की बात करें और लो की अगर बात करें 555 की, तो दोस्तों ये लगभग $200 तक की कमी है। और BNB में तारीखी अगर आप इसका पूरा जाकर अगर स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता चलेगा कि BNB ने कभी भी इतना बड़ा लो प्रोवाइड नहीं किया था। तो किस्तों किस्तों में BNB ने अपनी रेजिस्टेंस यहाँ पर टोटल कोलैप्स कर दी। अभी भी BNB को बहुत स्ट्रगल चाहिए 605 जैसे लेवल में एंटर होने के लिए, अदरवाइज रिजेक्शन हमारे साथ साथ है। 595 और 597 एक स्ट्रगलिंग एरिया है, ना मिल पाने पे रिवर्सल नॉर्मली आपको 585 की तरफ धकेलेगा। फाइनली सोलाना को 61.60 पर एक अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखते हुए लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया और हमें 65 जैसा लेवल देखने को मिला है। अभी टॉप के ऊपर बेरिश कैंडल तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम सोलाना को सेफ भी कंसीडर नहीं कर सकते। ओवरऑल 65.00 पे ओवरस्टे फिर से सोलाना को जो कि है 64.10 तक रिवर्सल दे सकता है। इससे ज़्यादा आ जाए तो वो एक अलग बात है। इस दरमियान दोस्तों आपने देखा कि हाइपर लिक्विड जो कभी 70.50 से ब्रेक हुआ था और आपको उसी वक्त अपडेट कर दिया गया था इसके लो मोमेंटम के लिए, आज इसने 57.50 की भी सपोर्ट तोड़ दी। ठीक है जी, ये इसकी नई सपोर्ट थी। और हाइपर लिक्विड ने जो लो प्रोवाइड किया दोस्तों वो 55.50 का था, टू मच लो। लेकिन फॉर्चुनेटली हम 60.30 तक पहुँचे हैं, यानी कि 57.30 भी गया हाथ से आपके, यानी कि आइंदा के लिए ये सपोर्ट फ़ायदेमंद तो हो गई है साबित, नेक्स्ट रहेगी या नहीं ये बड़ा मसला है। तो जैसे ही 60.50 की ये सपोर्ट ब्रेक होगी, हमारा प्रेशर तेज़ी से फिर 55.30 तक बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं ऑडियंस डिमांड कॉइन्स के बारे में। उनका तजिया मैं यहाँ पे शुरू करने लगा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को तजिए में ऐड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ADA, तो दोस्तों ADA ने 0.1510 तक का लो प्रोवाइड कर दिया, यानी कि 0.1550 की सपोर्ट भी तोड़ डाली और अब ये एक रिवर्सल मूड में है। एंड मुमकिन है कि हम 0.1655 पे मजीद रेजिस्टेंस पाएँ। इस रेजिस्टेंस के बाद ही हम एक नया सफ़र इसका देख सकते हैं जिसे हम अ न्यू ब्रेकआउट कह सकते हैं, और वो है 0.1690 तक का। चेन लिंक के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 7.10 से 7.15। चेन लिंक ने ये दोनों सपोर्ट यूटिलाइज की, हाई रहा 7.72 का, और अब चेन लिंक यहाँ पे विराजमान है और अपना पावर शो कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर हमें 7.90 की रेजिस्टेंस ना मिली तो 7.50 का पहला लो आपके सामने होगा। सुई कॉइन ने भी दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड की। मैं हमेशा एक नॉर्मल रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर बात करना मैं फ़िलहाल ये जो है एक समझ लें ज़्यादती कंसीडर करता हूँ। तो आपसे यहाँ पर डिस्कशन हुई थी सपोर्ट के तौर पे और रेजिस्टेंस 0.7250 की। आपने देखा कि सुई इस वक्त 0.7530 तक पहुँच चुका है, ये कामयाब रेजिस्टेंस रही। सो सुई नीड अ सपोर्ट ओवर देयर। 0.7550 तक इसे सपोर्ट बनानी होगी, ना बनाने के शक्ल में सुई को फिर से यहाँ पर 0.7480 तक का सामना देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह की स्ट्रॉन्ग अपर कैंडल बन रही हैं, ऐसे में सुई मज़ीद बेटरमेंट लेके आ सकता है, जस्ट लाइक 0.7720। टाओ कॉइन को दोस्तों यहाँ पर प्रॉपरली इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन तमाम एजुकेशन फ्राहम करने के बाद अब ऐसे में होता क्या है, जो व्यूवर वो वीडियो मिस कर देते हैं, वो समझते हैं कि टाओ को अब इग्नोर ही कर दिया गया। ऐसा नहीं होता। अगर एक टोकन के ऊपर एक वीडियो में तजिया कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होता कि उसका
बार बार तजिया किया जाए, क्योंकि अगर हम आप कंपैरिजन अब करेंगे उसका BTC, इथीरियम और VNB के साथ, तो ये होती है ज़्यादती, क्योंकि उनके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है निस्बत अदर टोकन के। एनीवे टाओ दोस्तों 192 और 183 जैसा लो लगाने के बाद 212.68 तक पहुंच चुका है। ये इसकी अब तक की बेहतरीन कामयाबी है। आपको याद होगा कि कल ही की बात है, मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट अपडेट दी थी। यहाँ पे टाओ अभी भी 215 से 219 तक से रिजेक्शन के चांसेस बनाने की ताकत रखता है। उम्मीद है कि अब ये अपनी सपोर्ट 205 ही रखेगा। लेकिन आपने टाओ के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपने जज्बात ज़रूर शेयर करने हैं। अब आते हैं दोस्तों XAUT पे, जिसे मैंने फ्राइडे क्लोजिंग के बाद दोबारा डिस्कस नहीं किया। अब ज़रूरी है इसलिए कि हम फ्राइडे क्लोजिंग से भी निकल चुके हैं और अब नए हफ्ते का आगाज़ होने को अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। तो दोस्तों मार्केट ने अपनी XAUT को लेके जो क्लोजिंग शो की थी वो थी 4288। ठीक है जी, XAU की कुछ और है, इसकी कुछ और है। तो 4306 का हमने अभी देखा हाई। अब याद रखें कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 20 घंटों से XAUT एक पॉजिटिव मोमेंटम कंसीडर कर रहा है क्लोज मार्केट के अंदर ही। ठीक है जी, क्लोज मार्केट में। तो एनीवे क्लोज मार्केट में 4300 का बचे रहना इसके लिए बहुत अहम है, जिसके ब्रेक होने के बाद प्रेशर फिर से 4270 4260 की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पर अपर मोमेंटम के लिए यकीनन 4325 ही एक ऐसी सपोर्ट है जो इसे दोबारा 4350 तक लेके जाने की सलाहियत पा लेगी। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।